हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको इस प्रश्न पत्र की जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी सहायक होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न हैं और उनके जो सही उत्तर हैं उनको हम लोग देखते हैं और जानते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है वह है कि पर्यावरण शब्द बना है। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण शब्द दो शब्द हैं, परिधन, आवरण, इनसे मिलकर बना है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा है कि अंग्रेजी शब्द का जो इन्वायरमेंट है, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एनविरोनर से हुई है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है कि एनविरोनर का अर्थ होता है। तो एनविरोनर का अर्थ होता है घेरना या ढकना। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा है कि अंग्रेजी शब्द हैबिटेट किस भाषा के किस शब्द से बना है? तो अंग्रेजी शब्द जो हैबिटेट है वह लैटिन भाषा के हैबिटेयर से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपसे पूछा है कि हैबिटेयर शब्द का अर्थ है। तो हैबिटेयर शब्द का अर्थ होता है एक सुनिश्चित स्थान। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें एक परिभाषा दी हुई है उसमें, और पूछा है कि किसकी परिभाषा है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा है कि प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहता है पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टर्न्सले का है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। यह परिभाषा जो है किसकी है? तो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है सीसी पार्क, ऑप्शन बी दिया है कि अनस्टैसी, ऑप्शन सी दिया है रोसे, और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनस्टैसी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जो परिभाषा उन्होंने दी थी वो है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। तो अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि डोरे नमिर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। तो डोरे नमिर ने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में जो है वर्गीकृत किया है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति है। ऑप्शन ए प्राणी शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन बी भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन सी मौसम शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि 29 जून 1971 को निकलसन ने पर्यावरणीय भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध पत्र के माध्यम से बताया था कि पर्यावरण की गुणवत्ता की आवश्यकता 2 बातों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया है कि तथ्यों की जानकारी, नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ऑप्शन बी दिया है कि अभिवृत्तियों में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड, और ऑप्शन सी दिया कि ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 जून 1971 को जो निकलसन ने पर्यावरणीय भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध पत्र के माध्यम से यह बताया था कि पर्यावरण की गुणवत्ता की आवश्यकता 2 बातों पर निर्भर करती है, वह है तथ्यों की जानकारी और अभिवृत्तियों में परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता क्यों है?
ऑप्शन ए दिया है कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी दिया है कि प्राकृतिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ऑप्शन सी दिया है कि जन कल्याण और आर्थिक प्रणाली की रक्षा के लिए, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इन सभी बातों के लिए है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। तो इकोलॉजी शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें एक परिभाषा दी गई है, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यह किसने कहा है, तो ये जो है कथन रॉस का है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। तो इको तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जो है प्रयोग सबसे पहले ए जी टेंसले ने 1935 में किया था। 1935 में ए जी टेंसले ने इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। तो यह जो सेमिनार था वह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेलग्रेड चार्टर कब पारित हुआ था। तो बेलग्रेड चार्टर जो है कब पारित हुआ था यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1976 में, ऑप्शन बी दिया 1975 में, ऑप्शन सी दिया है 1980 में और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो, प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1975 में। बेलग्रेड चार्टर 1975 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें आपसे पूछा गया था कि तिब्बलिसी सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो कब हुआ था। तो तिब्बलिसी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो जॉर्जिया में हुआ था 1977 में, 1977 में यह हुआ था। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। इसमें आपसे पूछा गया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। ऑप्शन ए दिया है कि केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ऑप्शन बी दिया है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन सी दिया है सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वह है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ। तो पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के निर्धारण का प्रारंभ सन 1975 से प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा है कि वर्ष 1975 के बेलग्रेड सम्मेलन को किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। तो 1975 का जो बेलग्रेड सम्मेलन था उसको जो है यूएनडीपी ने आयोजित किया था। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है बर्नार्डस्की ने किया था। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी जो है
बर्नाड्स्की आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। आपका जो इसमें पूछा गया है कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के समस्त जीवधारी प्राणी और पर्यावरण जिसमें वन्य जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है कहलाती है, उसको हम लोग जानते हैं जैव मंडल एवं बायोस्फीयर। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव मंडल के 3 प्रमुख घटक कंपोनेंट हैं। ऑप्शन ए दिया है कि जैविक संगठक, ऑप्शन बी दिया है अजैविक संगठक, ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा संगठक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैव मंडल के तीनों जो है घटक हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अजैविक घटक के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि स्थल मंडल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो स्थल मंडल है वह जो पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का 29%, 29% जो है वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। बाकी 71% पे जो है वो जल मंडल है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी मंडल को कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी मंडल को हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय परत की सबसे निचली परत को कहते हैं। तो वायुमंडलीय परत की जो सबसे निचली वाली परत होती है उसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। हम लोग की जानते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं उनका जो रकम क्या है कि सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बाद में जाके वायुमंडल होता है। तो प्रश्न संख्या जो 31 है उसका ऑप्शन ए जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल आपका सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कोहरा है, पाला है, बादल है, ओस है, तूफान है, मेघ गर्जना, वर्षा आदि घटित होती हैं। तो ये मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। क्षोभ मंडल जो है उसकी औसत ऊंचाई जो भूमध्य रेखा पर होती है करीब 16 किलोमीटर की। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत अवस्थित होती है। ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी समताप मंडल आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें आपसे पूछा गया है कि समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर किस गैस की बहुलता पाई जाती है? तो जो समताप मंडल का जो निचला वाला भाग है 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई, वहाँ पर ओजोन गैस जो है उसकी बहुलता पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो ओजोन परत होती है वो हमें पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट रेस से बताती है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में जो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है उसके पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि परितंत्र में मानव है। तो परितंत्र में जो मानव होता है वो सर्वाहारी होता है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या
39 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो जैव विविधता पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो जैव विविधता पे जो पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी नामक जो वृक्ष है वो सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 43। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार भारत में संवेदनशील स्थलों की संख्या कितनी है। तो एनसीईआरटी के अनुसार भारत में संवेदनशील स्थलों की संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44। इसमें आपसे पूछा गया है कि सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जो सघन वन है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राज़ील में। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव है। तो विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव जो है वो है सुंदरबन। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम की ओर हम लोग चलते हैं और वो है प्रश्न 46। इसमें आपसे पूछा गया है कि वन महोत्सव कार्यक्रम जो है वन महोत्सव कार्यक्रम कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कार्यक्रम जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 47 में आपसे पूछा गया है कि अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन कब चालू किया गया था। तो अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन जो है वो 1950 में चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना मई 1971 में हुई थी, 1971 में, मई 1971 में हुई थी। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 49। इसमें आपसे पूछा गया है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन 1965 में की गई थी। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई थी। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में वन अग्नि नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में वन अग्नि नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1992-93 में शुरू हुई। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। इसमें आपसे पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर अक्टूबर 1994 में 1994 में हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। इसमें पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि सहित जीवों का मंडल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पे जो जल, वायु और भूमि सहित जीवों का जो मंडल है उसको हम लोग जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 53 का उत्तर जो होगा ऑप्शन डी जैव मंडल। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन से होते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी परभक्षी, ऑप्शन डी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी पादप। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो स्वपोषी घटक होते हैं वो होते हैं पादप। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55। इसमें आपसे पूछा गया है कि इकोसिस्टम
प्रश्न संख्या 55 को देखिए, इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें अपघटक के रूप में हम लोग जीवाणु और कवक के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को भी सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP कब प्रारंभ किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या जो है 56 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यशाला इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन का आयोजन हुआ था। तो ये जो वर्कशॉप था इसका आयोजन 13 से 22 अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जागृत करने की आवश्यकता पर किस जो शिक्षा नीति उसमें बल दिया गया। तो भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जागृत करने की आवश्यकता पर बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है दिया गया। प्रश्न संख्या जो है 58 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून पारित हुआ था। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण कानून है वो 1986 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 60 को अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व है बौद्धिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व इन तीनों के लिए, बौद्धिक विकास के लिए भी, शारीरिक विकास के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में आयोजित स्टॉकहोम संगोष्ठी का विषय था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 1972 में आयोजित स्टॉकहोम में एक संगोष्ठी हुई थी उसका विषय था मानव और पर्यावरण। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण के प्रकार होते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण जो है एक तो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण होता है। तो ये दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 63। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टोकोल्स ने मानव पर्यावरण संबंध के उपागमों का जो है विवरण प्रस्तुत किया है। तो स्टोकोल्स ने जो ये मानव पर्यावरण संबंध के जो अप्रोच हैं, 3 अप्रोच का उन्होंने उल्लेख किया है। पहला है ऑप्शन है अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी दिया है कि नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन सी दिया है कि आध्यात्मवादी या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। तो ये सभी उपागमों का उल्लेख उन्होंने यह विवरण प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 64 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वो जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं उनको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार क्रम जो है। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर, 71% भाग पर जो है वह जल है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 का जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, 71% भाग पे जल है। ये हो गया। और फिर हम चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 66 या 66 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या
67 इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% के करीब होती है। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल किन गैसों से बना है। ऑप्शन ए दिया है कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वायुमंडल ये इन सभी गैसों से मिलकर बना है। तो प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण ऑप्शन ए दिया है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रदूषण ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप इसके प्रकार भी होते प्रदूषण के तीनों प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 जो इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक मनुष्य सामान्यतः जो है कितने डेसिबल की ध्वनि को सहन कर सकता है। तो एक मनुष्य सामान्यतः 80 डेसिबल की जो ध्वनि को सहन कर सकता है। यदि 120 डेसिबल की ध्वनि हो जाएगी तो उसको कई तरह की शारीरिक कष्ट होने लगेंगे। तो एक जो मनुष्य है वो सामान्यतः 80 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है। प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। तो इस मॉडल पेपर में जो कुल 70 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको प्राप्त हो गए हैं। और इस प्रश्न पत्र से संबंधित अन्य जो एमसीक्यू हैं वो अभी आपको जो है हमारे दूसरे इसके जो दूसरा भाग है वो उसका वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।